नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारा का एक ऐतिहासिक समझौता समझा जाता है। लेकिन 2025 में यह समझौता गंभीर विवादों एवं तनाव का केंद्र बन गया, खासकर डैम प्रोजेक्ट्स और आतंकी हमलों के कारण। इस वीडियो में हम लोग डैम से जुड़े ताजा विवादों, समझौते की वर्तमान स्थिति और इसके समाधान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंधु जल समझौते के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में हुआ था। ये ऐतिहासिक पिक्चर आप देख सकते हैं, जिसमें कि नेहरू जी और उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अयूब खान दिख रहे होंगे आपको। विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। इसका उद्देश्य था सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनके पानी को इन दोनों देशों के बीच न्यायसंगत रूप से बांटना। तो चलिए हम लोग इस समझौते के प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप की ओर एक नजर डालें तो हमें दिखेगा कि इसके पूर्वी जो सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, उस पर भारत का पूर्ण नियंत्रण था। और उस समय में पूर्ण नियंत्रण होने के कारण से इसके जल का अधिकतर भाग भारत को दिया गया और इसका जो कुल वार्षिक प्रवाह था वो 41 बिलियन क्यूबिक मीटर था। और पश्चिमी टेरिटरी में हम लोग देखें कि जो झेलम, चेनाब सहित जो सिंधु नदी का पानी था, वह मुख्य रूप से पाकिस्तान से होकर के बहता था और 99 बिलियन क्यूबिक मीटर जो क्षेत्र था, उसके सीमित उपयोग की अनुमति भारत को मिली। भारत को इन पश्चिमी जो टेरिटरी है, पश्चिमी जो इसकी सहायक नदियां थी, उसके मात्र 20% जल को उपयोग करने की अनुमति दी गई, जबकि पाकिस्तान उसका 80% भाग को इस्तेमाल करता। तो यह समझौता 1965, 1971, 1999 में जो भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों के बावजूद टिका रहा। लेकिन हाल में जो डैम प्रोजेक्ट्स के कारण से विवाद हुआ और 2025 में अभी जो हाल फिलहाल में जो घटना घटी है, उसके बाद इस समझौते को निलंबित कर दिया गया है। अब आइए हम लोग विवाद के प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं। इसमें जो भारत के प्रमुख डैम परियोजना हैं, जो कि विवाद का विषय है, उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पिछले कुछ दशक में भारत द्वारा जो है पश्चिमी नदियों पर जो है जल विद्युत डैम बनाया गया, जो कि विवाद का सबसे बड़ा कारण समझा जाता है। हम लोग देखें बगलिहार डैम, जो कि 2005 में बनना प्रारंभ हुआ था और 2008 तक बनकर कंप्लीट हुआ था। यह चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बना हुआ 900 मेगावाट का रन ओवर रिवर प्रोजेक्ट है। भारत ने इसके डिजाइन, खास करके जो पानी छोड़ने की जो इसकी प्रणाली है, उस पर आपत्ति जताई और यह कहते हुए आपत्ति जताई कि भारत इसके जरिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। विश्व बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया, जिसने कि 2007 में भारत के ही पक्ष में फैसला दिया। लेकिन साथ ही साथ जो है कुछ डिजाइन में बदलाव का सुझाव भी उन्होंने दिया। इस समझौते के तहत यह जो है पहला विवाद था। अगला विवाद देखें हम लोग किशनगंगा डैम परियोजना। किशनगंगा डैम प्रोजेक्ट जो है 2010 में बनना प्रारंभ हुआ था और 2013 में बनकर तैयार हुआ। किशनगंगा पाकिस्तान की जो नीलम नदी है, वही भारत में किशनगंगा नदी कही जाती है। यह जो है जम्मू कश्मीर में 330 मेगावाट का एक रन ओवर रिवर प्रोजेक्ट। जनरली जो है पहाड़ पर रन ओवर रिवर प्रोजेक्ट ही बनाए जाते हैं, क्योंकि यही सबसे सुटेबल मेथड है डैम बनाने का। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर दावा किया कि इसके जरिए जो है पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। उसके जो नीलम झेलम परियोजना है पाकिस्तान में चल रही, वह इससे प्रभावित हो रही है। 2013 में हेग की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए, इसने जो है भारत को पानी डाइवर्ट करने की अनुमति दी, लेकिन कुछ जो है मिनिमम फ्लो की शर्त इसमें जोड़ दी। अगला जो इसमें डैम है, जो विवादित डैम है, वह रातले डैम है, जो कि 2017 से बनना स्टार्ट हुआ था और अभी भी जो है इन प्रोग्रेस है। यह चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है और 850 मेगावाट का
रन ओवर रिवर प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान जो है इसके भी डिजाइन पर आपत्ति जताया पाकिस्तान ने, और यह कहते हुए कि इसका जो पानी का जो भंडारण का जो टेक्निक है वो समझौते का उल्लंघन है। 2015 में पाकिस्तान जो है फिर से न्यूट्रल एक्सपोर्ट की मांग किया 2015 में। 2016 में इसको जो है वापस पीसीए की ओर रुख करना पड़ा। तो भारत ने पीसीए की वैधता पर ही सवाल उठा दिया, यह कहते हुए कि समझौते में जो है पहले ही जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट का राय लेना चाहिए, और पहले भी लिया गया है। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट का सलाह लेने का उसने मार्ग को अपनाने के लिए बोला। 2022 में विश्व बैंक ने दोनों प्रक्रिया एक साथ चलाई, न्यूट्रल एक्सपोर्ट भी रखा और पीसीए को भी नियुक्त किया। और जनवरी 2025 में न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो भारत के पक्ष में फैसला दिया। तो इन विवाद को थोड़ा सा हल करने में इससे मदद मिली। आगे हम लोग देखें जो कुछ उल्लेखनीय प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि सलाल डैम प्रोजेक्ट। सलाल डैम प्रोजेक्ट 1978 का ही प्रोजेक्ट है, जो चेनाब नदी पर जो है 690 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया गया था और दोनों देशों के सहमति से बनाया गया था। कुछ और हैं, जैसे कि उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो 2025 में ही प्रस्तावित है, और अभी रावी नदी पर 781 मिलियन क्यूबिक मीटर का भंडारण क्षमता वाला यह जो है एक प्रोजेक्ट है, जो कि भारत की पूर्वी नदियों के उपयोग को थोड़ा सा बढ़ाएगा, मतलब उसको रेलिवेंट बनाएगा। एक और प्रोजेक्ट है पाकल दुल प्रोजेक्ट। तो पाकल दुल प्रोजेक्ट जो है चेनाब नदी पर प्रस्तावित है, जो 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा, जिस पर कि इस पर भी पाकिस्तान ने अपना आपत्ति दर्ज किया है। अब हम लोग देखें तो इन विवादों का जो आधार है वो तकनीकी है, जैसे कि डैम का डिजाइन, पानी का भंडारण, प्रवाह का कमी। लेकिन ये तकनीकी मुद्दे जल्दी ही राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव में बदल जाते हैं, खास करके जब भारत और पाकिस्तान का संबंध तनावपूर्ण हो। तो ऐसे में यह परिस्थिति और भी खराब हो सकती है। अब आइए जिस पर कि पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज की कि डैम का जो मॉडल है, रन ऑफ रिवर मॉडल, उसको एक बार एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं कि इसमें ऊपरी तरफ से नदी आती है, और पानी जो है वो नीचे नीचे से भी मिनिमम फ्लो होता है, और जब मैक्सिमम पानी भर गया तो ऊपर से फ्लो होगा। तो इस प्रकार से देखें तो मिनिमम फ्लो का कंसेप्ट यहाँ पर है। तो पाकिस्तान का चिंता करना एक तरह से कहिए तो व्यर्थ है। यह जो मॉडल है वो ज्यादा पानी को नहीं रोकती है, बल्कि बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और पाकिस्तान का जो डर है कि भारत जो है वो डैम के पानी को के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, यह यहाँ पर सरासर बेबुनियाद लगता है। अब आइए हम लोग एक बार विवाद के वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हैं। 2025 में सिंधु जल समझौते एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। आपको पता होगा कि पहलगाम इस हमले में जो है करीब 26 लोगों जो की जान गई, जो कि भारतीय पर्यटक थे, और भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को ही जिम्मेदार ठहराया है। अब हम देखते हैं कि समझौते के निलंबन का क्या मतलब है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत जो है वो अब पानी के प्रवाह और बाढ़ की जानकारी या डैम प्रोजेक्ट्स का डाटा वो साझा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। भारत नए डैम और भंडारण परियोजना को बिना पाकिस्तान के मंजूरी के शुरू कर सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ये जो है इन्होंने कहा कि समझौता तब तक निलंबित रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर ठोस और अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाता है। जल शक्ति मंत्रालय के जो सचिव हैं देवाश्री मुखर्जी, उन्होंने तर्क दिया कि 1960 की जो जनसंख्या थी 1960 में जो जनसंख्या थी वो उस समय में भारत की जनसंख्या करीब 44 करोड़ थी, और पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 4.5 करोड़ थी। और 2025 में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है और पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ हो गई है। तो जरूरतें जो है पूरी तरह से बदल चुकी हैं।
भारत को अब अपने जल संसाधनों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा और सिंचाई के लिए करना होगा। अब एक बार हम लोग निलंबन जो समझौते का निलंबन है उसके प्रमुख कारणों को देखते हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो है किशनगंगा और रातले पर तनाव। पाकिस्तान का कहना है कि किशनगंगा जो 330 मेगावाट और रातले प्रोजेक्ट जो 850 मेगावाट का है, वो जो है यह जो डैम है वो पानी के प्रवाह को कम कर देते हैं, जो कि उनकी जो कृषि है, जो कि 80% सिंचित भूमि है, और बिजली करीब करीब 30% जो निर्भरता है बिजली का इस सिंधु नदी के तंत्र पर, वो उसके लिए नुकसानदायक है। जबकि भारत का तर्क है कि ये जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है वो समझौते के अनुरूप है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ये जरूरी है। जनवरी 2025 में न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है और वह इस विवाद को हल करने में सक्षम है। तो इसलिए पीसीए की जो प्रक्रिया है अब वो कमजोर हुई है। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट का ही फैसला को मान्य माना गया है। कुछ हम लोग देखें कि नए प्रोजेक्ट्स और योजनाएं जो हैं वो विवाद का कारण है। जैसे कि भारत के द्वारा जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो रावी नदी पर बनाया जा रहा है, और पाकलदुल जो चेनाब नदी पर प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई है, उसे विवाद का कारण माना जा रहा है। उज प्रोजेक्ट जो है वो 881 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करेगा, जो कि भारत की पूर्वी नदियों के उपयोग को बढ़ाएगा। निलंबन के बाद भारत इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से शुरू कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े जलाशय बनाने में 10 से 20 साल लगते हैं और अरबों रुपये लग सकते हैं, लेकिन निलंबन में भारत को कानूनी बाध्यता से छूट दी गई है। कुछ और कारण देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रश्रय दिया जाता है वो भी एक कारण है। भारत ने 2016 में उरी हमला और 2019 में पुलवामा हमला और 2025 में अभी जो पहलगाम हमला हुआ है, उसके बाद इस समझौते पर सवाल उठाया है। पहलगाम हमला में 26 लोग मारे गए। भारत के लिए यह आखिरी कड़ी साबित हुई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद का जो समर्थन है वह समझौते की भावना का उल्लंघन है। भारत ने न केवल समझौता निलंबित किया बल्कि अटारी चेकपोस्ट को भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के उच्चायोग की जो है कर्मचारियों की छटनी कर दी और 30 कर्मचारी तक इसे सीमित कर दिया है। इस पर हम लोग पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को देखते हैं। पाकिस्तान ने इस निलंबन की जो कार्रवाई है उसको युद्ध की कार्रवाई करार दिया है और इसे विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंच पर उठाने की धमकी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जो उनका जो बयान आया वो इस समझौते को एक बाध्यकारी समझौता कहते हैं और कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें कि एक तरफा निलंबन जो है वो गैर कानूनी है। मतलब एक तरफा निलंबन की जो कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है वो गैर कानूनी है, नियम संगत नहीं है। पाकिस्तान का अगर हम लोग देखें तो 80% कृषि और 30% के करीब में बिजली वो सिंधु बेसिन पर निर्भर करती है। अगर भारत पानी के प्रवाह को कम करता है तो फसल के उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और बिजली उत्पादन पर पाकिस्तान के उस पर जो है गंभीर असर पड़ सकता है। और कुछ है जैसे कि पाकिस्तान की जो परियोजना है वो प्रभावित होंगी इससे। पाकिस्तान का एक तारबेला प्रोजेक्ट है जो कि सिंधु नदी पर चल रहा है, और मंगला प्रोजेक्ट है जो झेलम नदी पर चल रहा है। उनका उनका जो है बिजली का यह बड़ा हिस्सा इससे बनाते हैं, तो वह इससे प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान को एक और डर सता रहा है कि भारत जो है वाटर बम रणनीति को यूज कर सकता है, यानी कि पानी को अचानक से रोककर और उसको अचानक से छोड़कर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने से भारत का जो अपना क्षेत्र होगा, खास करके जम्मू कश्मीर रीजन जो है उसमें भी तो बाढ़ आएगी, वह भी तो प्रभावित हो सकता है। अब आइए हम लोग समाधान के रास्ते निकालते हैं। समाधान क्या हो सकता है इस विवाद का, उस पर चर्चा करते हैं। सिंधु जल समझौते के मौजूदा संकट को हल करने के लिए दोनों देशों के सहयोग और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आइए हम लोग कुछ व्यवहारिक और दीर्घकालिक समाधानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला,
द्विपक्षीय बातचीत और समझौते में संशोधन। भारत ने 2023 में समझौते में संशोधन की मांग की थी ताकि जो है जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों को इसमें शामिल किया जा सके। दोनों देशों को परमानेंट इंडेक्स कमीशन पीआईसी के जरिए नियमित बातचीत शुरू करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने देखा था कि बगलिहार डैम विवाद जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए हल हो गया था। संशोधन में जलवायु परिवर्तन, ग्राउंड वाटर और संयुक्त प्रबंधन जैसे नए मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। अगला देखेंगे तकनीकी पारदर्शिता और डिजाइन सुधार। भारत अपने डैम के डिजाइन को और पारदर्शी बना सकता है ताकि पाकिस्तान को पानी के प्रवाह की गारंटी मिल सके, विश्वास पैदा हो सके और जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स है वो मिनिमम फ्लो की जो शर्त है उसको स्पष्ट किया जा सकता है। दोनों देश संयुक्त निरीक्षण और डेटा साझा करने पर सहमत हो सकते हैं, जैसे कि सलाल डैम के केस में हुआ था। आगे देखें हम लोग विश्व बैंक और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता। विश्व बैंक जो है पहले भी बगलिहार परियोजना जो कि 2007 में आपने देखा था और किशनगंगा जो 2013 में विवाद हुआ था उसको हल करने में मदद की थी। न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसके जरिए तकनीकी विवाद को हल किए जा सकते हैं। लेकिन भारत अब पीसीए जैसे तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से बचना चाह रहा है क्योंकि वह इसे समझौते के खिलाफ मानता है। इसके बजाय न्यूट्रल एक्सपर्ट को प्राथमिकता दी जा सकती है। आगे देखें हम लोग जलवायु परिवर्तन और संयुक्त बेसिन प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, जिससे कि सिंधु बेसिन में पानी का जो उपलब्धता है वो कम हो रहा है। दोनों देशों को संयुक्त बेसिन प्रबंध पर काम करना चाहिए, जैसे कि बाढ़ और सूखे की चेतावनी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जल संरक्षण और सतत उपयोग की तकनीक को अपनाना चाहिए, रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग और डेटा साझा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो नील नदी पर इथोपिया और मिस्र के बीच में तनाव रहने के बावजूद इन मामलों को हल किया गया और अभी यह जो है सक्सेसफुल रहा था। आगे देखें हम लोग विश्वास निर्माण और क्षेत्रीय सहयोग। आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दे ने दोनों देशों के बीच विश्वास में कमी पैदा कर दी है। पाकिस्तान को आतंकवाद पर ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि भारत बातचीत के लिए तैयार हो सके। क्षेत्रीय सहयोग जैसे कि सार्क और अन्य मंच के जरिए दोनों देशों के बीच छोटे छोटे कदमों की शुरुआत की जा सकती है, जैसे कि डेटा साझा करना या छोटे प्रोजेक्ट्स पर सहमति व्यक्त करना। चीन और पाकिस्तान जो सिंधु बेसिन के ऊपरी हिस्से में हैं, उनको भी जो है संयुक्त प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार देखें तो प्रत्येक समाधान के अपने फायदे हैं, जैसे द्विपक्षीय बातचीत में विश्वास बढ़ता है, तकनीकी सुधार से तनाव कम होता है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और जलवायु परिवर्तन की जटिलता। जलवायु परिवर्तन दोनों देशों की साझा समस्या है। अगर भारत और पाकिस्तान मिलकर काम करें तो बाढ़, सूखा, पानी की कमी जैसी समस्या का समाधान संभव है। अगर देखें तो यह समझौता केवल कागजी नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान की कृषि, बिजली और शांति से जुड़ा हुआ है। अगर पानी का बंटवारा ठीक से नहीं होता है तो दोनों देशों में जो है खाद्य सुरक्षा, बिजली और आजीविका प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन हम सभी की समस्या है। इसे समझकर हम अपने नेताओं से सही नीतियों की मांग कर सकते हैं। क्या सिंधु समझौते का निलंबन सही है? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो दोस्तों, हमने सिंधु जल समझौते के डैम विवादों, 2025 की वर्तमान स्थिति और समाधान को गहराई से समझा। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का प्रतीक रहा है, लेकिन आतंकवाद, डैम विवाद और जलवायु परिवर्तन ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। समाधान के लिए दोनों देशों को बातचीत, पारदर्शिता और क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपका अगला टॉपिक क्या होना चाहिए
और क्या जलवायु परिवर्तन और कश्मीर मुद्दे पर आप वीडियो चाहेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।